हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में डेली टेस्ट 1 के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। इसको सॉल्व करने से पहले एक नज़र क्वेश्चन पर देख लेते हैं। ये रहे क्वेश्चंस। इसमें 5 क्वेश्चंस हैं और कुछ एक्सरे से हैं, कुछ काइनेमेटिक्स से है, कुछ थर्मोडायनेमिक्स से है। अब चलते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। पहला क्वेश्चन एक्सरे से है। क्या है क्वेश्चन कि इफ द वेवलेंथ्स ऑफ के अल्फा और के बीटा एक्सरेज ऑफ ए मेटल ऑफ 3 नैनोमीटर मेटल आर 3 नैनोमीटर एंड 2 नैनोमीटर रेस्पेक्टिवली। के अल्फा का जो वेवलेंथ है वो 3 नैनोमीटर है, के बीटा का वेवलेंथ जो है सो 2 नैनोमीटर है। द वेवलेंथ ऑफ एल अल्फा एक्सरे फॉर द सेम मेटल कितना होगा? 1, 2, 3, 1, 2, 5, 6 नैनोमीटर में से कौन एक होगा? एक ही अल्फा के बीटा ये सारी चीज़ें क्या है? यदि हमें एक्सरे को देखें तो एक्सरे 2 तरह के होते हैं। एक को कहते हैं कंटिन्यूअस एक्सरे और एक को कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। एक्स एक्सिस में हम प्लॉट करते हैं वेवलेंथ और वाई एक्सिस में हम प्लॉट करते हैं उसका इंटेंसिटी। तो हमें क्या देखने को मिलता है? हमें ये देखने को मिलता है, ये कुछ इस तरह से जाता है, ये इस तरह से होता है। यहां पर ये जो है इसके पहले वेवलेंथ नहीं, इंटेंसिटी नहीं है, मतलब ये सबसे छोटा वेवलेंथ है। इसको हम लैम्डा 0 या लैम्डा कट ऑफ कुछ कह सकते हैं। इसका एनर्जी सबसे ज़्यादा है और जैसे जैसे लैम्डा बढ़ेगा एनर्जी कम होता चला जाता है। ये है के बीटा और ये है के अल्फा। आप देखिए के अल्फा का वेवलेंथ ज़्यादा है तो इसका एनर्जी कम है, के बीटा का वेवलेंथ कम है के अल्फा के रेस्पेक्ट में तो इसका एनर्जी ज़्यादा है। इंटेंसिटी हम देखें तो के अल्फा का ज़्यादा है, ज़्यादा के अल्फा एमिट हो रहा है, के बीटा उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है। और यदि के एल अल्फा का हम बात करें तो वो एल अल्फा किधर आएगा? वो कहीं और आएगा, दूसरा जगह आएगा। तो ये के अल्फा, ये जो है के अल्फा के बीटा, इसको कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे कहते हैं। और ये जो बाकी जो है जो कंटिन्यूअस दिख रहा है इसको हम कंटिन्यूअस एक्सरे कहते हैं, कंटिन्यूअस एक्सरे। और ये जो है वो है कैरेक्टरिस्टिक, के अल्फा के बीटा एल अल्फा, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स वेवलेंथ एक्सरे। तो हमें के अल्फा का वेवलेंथ दिया हुआ है और के बीटा का भी वेवलेंथ दिया हुआ है। एल अल्फा हमसे पूछ रहा है कि एल अल्फा का वेवलेंथ कितना होगा। ये जो के अल्फा कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे जो आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं? हमें बोस का थ्योरी देखना पड़ेगा। बोस थ्योरी देखते हैं। ये मान लीजिए हमारे न्यूक्लियस है और ये पहला ऑर्बिट हुआ, ये दूसरा ऑर्बिट हुआ, ये तीसरा ऑर्बिट हुआ, इस तरह से ऑर्बिट है। ये के सेल, ये एल सेल, ये एम सेल है। के अल्फा का मतलब है, देखिए होता क्या है, यहाँ पर तो सब में इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे करके। ये मेटल है और मेटल है, इसका यहाँ पर हमने जेड नहीं दिया एटॉमिक नंबर, लेकिन ये यूजुअली मेटल जो है सो कम से कम आयरन होंगे, कॉपर होंगे, इस तरह के। तो अराउंड 25 से ज़्यादा ही होते हैं मेटल। यदि 25 से ज़्यादा नहीं होंगे तो एक्सरे नहीं मिलेंगे। आप यदि बोस थ्योरी को आप देखोगे, इसका वेवलेंथ जो आता है एक्सरे का वेवलेंथ जो है सो कुछ नैनोमीटर में होता है ना। यदि आप इस एटम का एटॉमिक नंबर जो है, जैसे हाइड्रोजन ले लीजिए या लिथियम ले लिए, छोटा ले लेंगे तो एक्सरे का जो वेवलेंथ है वो नहीं दिखाएगा। कैसे निकालते हैं वेवलेंथ? ये इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में और तब जो है वेवलेंथ निकलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलता है। उसको वेवलेंथ दिया जाता है r1/λ r और जेड स्क्वायर इधर होगा और ये होगा 1/n² माइनस n, जो भी है n² माइनस m²। मान लीजिए हम के अल्फा की बात करें तो ये के अल्फा का मतलब है कहीं और से जंप कर रहा है, के अल्फा नहीं, कि यदि हम लाइमन सीरीज की बात करें कहीं और से जंप करके यहाँ आ रहा है तो ये हो गया हमारा 1। और
यदि सबसे लास्ट वाला हम देखें, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ, कम वेवलेंथ देखें, सबसे ज़्यादा एनर्जी देखें, मतलब कि हमारा जो दूसरा जहाँ से जंप कर रहा है वो इन्फिनिटी से जंप कर रहा है, तो ये हमारा हो गया सबसे लोवेस्ट वेवलेंथ, मतलब सबसे ज़्यादा एनर्जी। और इसको यदि आप निकाल के देखोगे तो जेड यदि कम है तो ये लैम्डा जो है सो बहुत ज़्यादा आएगा नैनोमीटर के ऑर्डर से, जो वेवलेंथ है एक्सरे का, तो अभी एक्सरे नहीं मिलेगा। जेड यदि स्मॉल है तो एक्सरे मिलेगा ही नहीं, नो एक्सरे। तो जेड को थोड़ा बड़ा रहना पड़ेगा, इसलिए कोई मेटल जो है सो अराउंड जिस लाइक कॉपर है, आयरन भी है, इस तरह से डालने पे यहाँ पर जेड कितना हो जाएगा। यदि हम कॉपर डालेंगे तो 29 है शायद कॉपर का एटॉमिक नंबर, तो 29 का स्क्वायर। अब हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम ऐसे भी डालिए यहाँ पर, देखिए तो 1 2 3 तो क्या होगा, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ये एनर्जी ज़्यादा नहीं आ रहा है, ये ज़्यादा नहीं आ रहा है, तो ये लैम्डा जो है सो बहुत कम नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे यहाँ पर 25 रखें, मान लीजिए क्रोमियम भी 24 भी रखेंगे तो 496 बहुत ज़्यादा हो गया, और तब ये जो वेवलेंथ देता है वो एक्सरे आता है, इसलिए यहाँ पे एक मेटल हम यूज करते हैं। एनीवे, अब हम आगे बात कर रहे हैं कि के अल्फा का, राइट। सो यहाँ इसमें बहुत सारे हर जगह इलेक्ट्रॉन है। और क्या होता है, जब हम एक्सरे बनाते हैं तो ऑलरेडी हम इलेक्ट्रॉन को एक्सलरेट करते हैं ट्यूब में, और वो इलेक्ट्रॉन जाकर हिट करता है एटम को और इसको जो है सो नॉकआउट कर देता है, यहाँ से गायब कर देता है इसको। ये जो इलेक्ट्रॉन अब नहीं है, ये खाली जगह हो गया, ये सारे इलेक्ट्रॉन है, ये खाली जगह हो गया। अब इस खाली जगह को भरने के लिए क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन इधर है इस सेल में, एल सेल में है, वो जंप करेगा। एम सेल वाला भी जंप कर सकता है, इसके आगे वाला सेल वाला भी जंप कर सकता है, और उसी के हिसाब से इसका नाम रखता है। यदि यहाँ से यहाँ जंप किया तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उसको के अल्फा एक्सरे कहते हैं, ये वाला। यदि यहाँ से जंप किया है इसमें, इसको फिलअप करने के लिए, तो इसको के बीटा कहते हैं। इसके बाद वाला से यदि जंप करेंगे तो के गामा कहेंगे। एल अल्फा किसको कहते हैं, एल मतलब यहाँ पर है, इसमें जंप करना है। अब मान लीजिए यदि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दिए हैं, जंप करके भगा दिए हैं, इन्फिनिटी एकदम गायब, जैसे इलेक्ट्रॉन अब यहाँ है ही नहीं, बहुत दूर चला गया, इस एटम से निकल के बाहर चला गया, वैसे ही ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उसको किक आउट कर दे। और कौन किक आउट कर रहा है, ये सारी चीज़ें एक वैक्यूम ट्यूब में होता है, राइट। और उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे मूव करते हैं जो कैथोड रे से आते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो मेटल रखा हुआ है, मेटल से आकर टकराते हैं, और जब मेटल से आकर वो इलेक्ट्रॉन टकराते हैं तो क्या करता है, किसी एक का इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल कर भगा सकता है। तो डिपेंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये किसको निकाल कर भगाएगा वो देखना पड़ेगा। तो यहाँ से यदि निकाल कर भगा देता है तो यहाँ खाली पड़ गया, और तब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करेगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करेगा तो इसके एनर्जी में जो डिफरेंस है उसके बराबर का एक वेवलेंथ बाहर आएगा, एक इलेक्ट्रॉनिक वेव बाहर आएगा। इसको यहाँ पे एल में जंप किया है तो इसको एल अल्फा कहेंगे। यदि यहाँ से जंप करता तो इसको हम एल बीटा कहते हैं, इसके बाद वाला से, और इसके बाद वाला से आता तो एल गामा कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए हमें रिलेशन देना है के अल्फा, के बीटा और एल अल्फा में। तो ऐसा करते हैं, इसके एनर्जी में ही रिलेशन पहले देख लेते हैं। एल अल्फा का मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ का जो डिफरेंस है वो देगा एल अल्फा। के अल्फा का मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ का जो डिफरेंस है वो देगा के अल्फा, और के बीटा का मतलब है यहाँ से यहाँ जो डिफरेंस है वो देगा के बीटा। तो इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं। देखिए ये एनर्जी जो है 1 2 3, तो 3 2 1 ये हो जाएगा एनर्जी 3 2 2 प्लस एनर्जी 3 2 1। ये गलत हो गया, 2 2 1 3, और ये m जो है 3 है, या इसको जो भी आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो कि एल एम के एम एल एल के, यही बेहतर है कहना, राइट। तो ऑर्बिट नंबर 3 से 1 में जो जंप करता है तो जो एनर्जी डिफरेंस है वो इक्वल है एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 3 and 2 प्लस 2 and 1। ऑफ कोर्स ये देखिए यहाँ और यहाँ के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है यहाँ पर वो है इसके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है प्लस इसके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वही लिखा है 3 2, ये 3 है, n = 3, ये n = 2 और ये n = 1। 3 to 1 में जो डिफरेंस आया ये डेल्टा डिफरेंस कह देते हैं, वो है जो 3 से 2 में जो डिफरेंस है प्लस 2 से 1 में जो डिफरेंस है ये लिख सकते हैं। और
अब ये एनर्जी जो डिफरेंस है वो क्या हमें देता है, यहाँ से यहाँ तक यदि जंप किया है तो ये जो एनर्जी डिफरेंस हुआ है उसी के इक्विवेलेंट जो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिलेगा, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एनर्जी कितना होगा, ये इतना ही जो डिफरेंस है एनर्जी का वही एनर्जी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, मतलब एक्सरे का यहाँ पर है। तो एक्सरे का जो एनर्जी यहाँ से यहाँ जंप किया है उसका एनर्जी है ये 3.1 और ये कितना है, एनर्जी कितना होता है फोटोन का या एक्सरे का जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, एच सी बाय लैम्डा, राइट। एच तो कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट, सी है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, बाय लैम्डा। लैम्डा यहाँ से यहाँ यदि जंप कर रहा है तो उसको कौन सा लैम्डा कहेंगे, देखिए 3 से 1 में जा रहा है तो इसको क्या बोले थे, यहाँ से यहाँ जाएगा तो के अल्फा, यहाँ से यहाँ जाएगा तो के बीटा, ये के बीटा हो गया। वैसे ही बाकी जगह में ये 3 से 2 जा रहा है, 3 से 2 जा रहा है, इसको क्या कहेंगे, देखिए 2 में जा रहा है मतलब ये एल अल्फा हो गया, 3 से 2 में जा रहा है तो एल अल्फा हो गया, एल अल्फा इसका वेवलेंथ हो गया एल अल्फा। और 2 से 1 जा रहा है तो ये तो के वाला लाइन हो गया, के लाइन, और वो भी हो गया के अल्फा। के अल्फा मतलब के में आके जंप करना है जस्ट उसके बाद वाला ऑर्बिट से, के बीटा मतलब सेकंड बाद वाला ऑर्बिट से, के गामा मतलब थर्ड बाद वाला ऑर्बिट से। एल के समय में एल में जंप करना है, एल अल्फा का मतलब है एल के जस्ट बाद वाला, एम से जो जंप करेगा वो वही है यहाँ पर एल अल्फा। 3 से 2 में जंप किया फ्रॉम 3, ये एल अल्फा हो गया। के बीटा मतलब 3 से जंप किया 1 में, और के से 2 से 1 में जंप करेगा उसको के अल्फा कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें एक रिलेशन आ गया, ये रिलेशन हमें आ गया 1 बाय लैम्डा के बीटा इक्वल टू 1 बाय एल लैम्डा एल अल्फा और 1 बाय लैम्डा के अल्फा। 2 का वैल्यू दिया हुआ है, तीसरा का बताना है, यहाँ से नहीं बता सकते हैं। ये के अल्फा के बीटा का 3 और 2 दिया हुआ है। के अल्फा का कितना दिया है 3 और इसका कितना दिया है 2, ये हमें बताना है, यहाँ से बता लीजिए। 1 बाय लैम्डा एल अल्फा इक्वल टू 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 3 1 बाय 6, इसका मतलब हुआ लैम्डा एल अल्फा कितना आया 6, सब नैनोमीटर में है, नैनोमीटर। ये आपका आंसर हो गया 6। तो ये था, चलिए हमें के अल्फा के बीटा का वैल्यू दिया हुआ तो एल अल्फा, ऐसे ही एल बीटा का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो उस हिसाब से देखना पड़ेगा कि यहाँ पर जस्ट मैंने एनर्जी डिफरेंस देखा, के अल्फा मतलब जंप कर रहा है n इक्वल टू 2 टू n इक्वल टू 1 में, के बीटा मतलब जंप कर रहा है n इक्वल टू 3 टू n इक्वल टू 1 में, और एल अल्फा मतलब जंप कर रहा है n इक्वल टू 3 टू n इक्वल टू 2 में। और यहाँ पर जो एनर्जी डिफरेंस है 3 to 1 वो होगा 3 to 2, एनर्जी डिफरेंस 3 to 2 प्लस एनर्जी डिफरेंस 2 to 1, ये लिखा। और ये जो एनर्जी डिफरेंस है वो एनर्जी डिफरेंस चला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वही एनर्जी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एनर्जी होता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एनर्जी क्या होता है एच सी बाय लैम्डा। तो यहाँ से हमने एच सी बाय लैम्डा लिखा और लैम्डा यहाँ पर लिखा कि किसका लैम्डा है, के अल्फा है, के बीटा है, एल अल्फा है, या जो भी इस तरह से है वो लिखा उससे जाके, और वैल्यू रखने से हमें वो पता चल गया। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The ratio of minimum and maximum wavelengths of Lyman series for gold is how much? मिनिमम और मैक्सिमम वेवलेंथ देना। मिनिमम वेवलेंथ मतलब एनर्जी सबसे ज्यादा, मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब एनर्जी सबसे कम। तो इसका हमें बताना है कि रेशियो क्या होगा। ये जो वेवलेंथ हम निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, 1 बाय लैम्डा इक्वल टू रिपर कांस्टेंट, ये जेड स्क्वायर 1 बाय जहां जंप कर रहा है, जहां से जंप करता है ये m to n में जंप करता है, ठीक है। अब यहां पर लाइमन की बात कर रहा है, ये डिपेंड करता है कि n यदि हमारा जंप जो जहां हो रहा है वो यदि 1 है तो ये हमारा लाइमन सीरीज देगा, n इक्वल टू 2 है तो ये हमें बामर सीरीज देगा, n इक्वल टू 3 है तो पासन सीरीज देगा, n इक्वल टू 4 है तो ब्रैकेट सीरीज देगा, n इक्वल टू 5 है तो फंड सीरीज देगा, PFUND, n इक्वल टू 6 है तो ये हम्फ्री सीरीज देगा,
हम्फ्री का स्पेलिंग सही है, सही ही लग रहा है, हम्फ्री सीरीज देगा। तो ऐसे बहुत सारे सीरीज हैं। तो लाइमन सीरीज है n = 1 पर। ये जो है सो यदि हम ये देखें, ये हमारा जो है सो बामर सीरीज सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हमें दिखता है आंखों से, ये विजिबल स्पेक्ट्रम है, ये विजिबल लाइट है, ये इंफ्रारेड है, ये अल्ट्रावायलेट है। तो लाइमन जो है अल्ट्रावायलेट है, ये विजिबल है, ये इंफ्रारेड है। ऐसे इसका वेवलेंथ और बढ़ता चला जाएगा, मतलब एनर्जी कम होता चला जाएगा। सबसे ज़्यादा एनर्जी इसका है, उसके बाद एनर्जी इसका है, उसके बाद एनर्जी इसका है। तो हमें जो पूछा गया है वो है लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज का मतलब है n = 1 है। तो यहाँ पर जो वेवलेंथ आएगा वो हो जाएगा 1/λ = ये रीडबर्ग कांस्टेंट, ये z², और ये कितना है 1/1² - am²। ये है लाइमन सीरीज। अब यहाँ पे मिनिमम करने के लिए एनर्जी मिनिमम है, वेवलेंथ मिनिमम है तो एनर्जी मैक्सिमम है, और एनर्जी मैक्सिमम है मतलब ये m जो है सो सबसे ज़्यादा होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो 1/λ मिनिमम r/z², ये हो गया 1 और ये हो गया इन्फिनिटी, मतलब 0, ये सिंपली r/z² है। मैक्सिमम देखें तो यहाँ पर जस्ट 2 हो जाएगा, इन्फिनिटी ये है, ये सबसे ज़्यादा है तो ये कम हो गया, राइट। m यदि हम 2 रखेंगे तो ये मैक्सिमम रहेगा, r/z² 1/1² - 1/2²। r/z², ये कितना आ गया, ये 4, ये 1 हो गया, 4 से 3/4। तो लैम्डा मिनिमम यहाँ है, लैम्डा मैक्सिमम यहाँ है, और ये दोनों का रेशियो बताना है। इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 कहते हैं। तो मिनिमम बाय मैक्सिमम बताना है तो 2 को 1 से डिवाइड कर देते हैं, अपने आ जाएगा। 2 को जैसे डिवाइड, 2 को पहले लिख रहे हैं तो मैक्सिमम नीचे आ गया और मिनिमम ऊपर चला गया। 2 पहले है, ये हो गया r/z² × 3/4, ये यहाँ पर हो गया r/z² × 1, r/z² चला गया और हमारा जो रेशियो है वो आ गया 3:4। यहाँ पर चेक कर लीजिए जो चेक पॉइंट है, लैम्डा मिनिमम कम है तो इसका रेशियो भी कम रहेगा ना, 3 कम है, ये 4 ज़्यादा है। यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं होता है, आपका आंसर हो गया ये बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर मिनिमम ही ज़्यादा है। ये 3 ठो पॉसिबल है, लेकिन अभी हमारा कैलकुलेशन बता रहा है कि ये जो है सो 3:4 आया। यहाँ पर जेड का वैल्यू दिया है, रीडबर्ग कांस्टेंट दिया है, और हमें कोई यूज नहीं आया, हमने यूज नहीं किया। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं आपको परेशान करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए। तो ये मत सोचिए कि यदि हम उसको यूज नहीं किए तो हमारा आंसर आ गया तो गलत हम कर रहे हैं, वैसा नहीं है। कभी कभी एग्जामिनर जो है सो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो कि मैंने तो उसका यूज किया नहीं। तो यहाँ पर ये यदि जेड का वैल्यू नहीं भी देता, आर का वैल्यू नहीं भी देता, तो भी हम रेशियो ही तो बताना था। जेड और आर का वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू बता सकते हैं। देखिए आर और जेड का वैल्यू रख देंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता चल जाएगा। तो खैर लाइमन सीरीज में इस तरह से आप मिनिमम मैक्सिमम का वैल्यू निकाल सकते हैं। बस यही याद रखना कि मिनिमम का मतलब है वेवलेंथ मिनिमम का मतलब एनर्जी मैक्सिमम है, और एनर्जी मैक्सिमम का मतलब है वो जंप कहाँ से कर रहा है, इन्फिनिटी से जंप कर रहा है, एकदम सबसे लास्ट वाला जो ऑर्बिट है वहां से जंप कर रहा है। और मैक्सिमम का मतलब है कि उसके जस्ट बाद वाला ऑर्बिट से जंप कर रहा है। यहाँ पर जो है सो 2 से 1 में जंप कर रहा है, जस्ट बाद वाला ऑर्बिट से वो जंप कर रहा है, और यहाँ पर इन्फिनिटी से 1 में जंप कर रहा है। इसलिए इसका एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो ये एक सबसे कम हो गया, मिनिमम हो गया। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिसिटी से। 4 चार्जेस कैपिटल Q, स्मॉल q, माइनस कैपिटल Q एंड माइनस स्मॉल q आर प्लेस्ड एट पॉइंट्स 30, 05, -30 and 0, -5. Magnitude of the work required to put a 5th charge Q0 at the origin edge. ये मान लीजिए हमारा x एक्सिस है, y एक्सिस है,
और 4 ठो चार्जर है, कहाँ पर है, 3 0 पर है, ये 3 0 हुआ। यहाँ पर चार्ज Q है, 0.5 है, ये 0.5 है, यहाँ पर ये 0.5 है। यहाँ पर चार्जेस है स्मॉल q, -3 0, -3 0, यहाँ पर चार्ज है -q और 0 -5, यहाँ पर जो चार्ज है वो है स्मॉल q। ये 4 चार्जेस है और ओरिजिन हमारा ये है। मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट ए फिफ्थ चार्ज Q0 एट द ओरिजिन। कहाँ से, इसमें क्लियर नहीं लिखा कि कहाँ से उठा के लाना है, तो हम यहाँ से एज्यूम कर लेते हैं कि ये इन्फिनिटी से उठा के लाना है, फ्रॉम इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पर जिसका एनर्जी है 0, उसको उठा कर वहाँ से यहाँ लाना है। तो यहाँ पर लाने में किसी भी पॉइंट पर यदि हम मान लीजिए यहाँ पर पोटेंशियल भी है, इस पॉइंट P पर पोटेंशियल भी है, तो यहाँ पर एक चार्ज Q चार्ज को लाने में कितना वर्क डन करना पड़ता है, Q टाइम्स V। ये वर्क डन कहाँ से क्या करना है, इस चार्ज को कहाँ से उठा के लाया गया है, इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है वो है Q भी, यदि यहाँ पर पोटेंशियल भी है तो वही यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर मुझे चार्ज लाना है, किसको लाना है, Q0 को, तो जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, वर्क डन चार्ज और जो पोटेंशियल है ओरिजिन पर जो पोटेंशियल है टाइम्स जो चार्ज को ला रहे हैं, तो ये वर्क डन हो गया। इस Q0 को हम इन्फिनिटी से उठा के लाकर यहाँ रखने का। तो V0 पहले देखते थे, निकाल लेते हैं कितना है V0। तो V0 कितना है, 4 चार्जेस है, 4 चार्जेस की वजह से यहाँ पर उसका पोटेंशियल है, और सब पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, सबका सिंपली ऐड कर देंगे, एल्जेब्रिक ऐड, नो वेक्टर से एडिशन। तो पहले इसकी वजह से चलते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पोटेंशियल कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो कांस्टेंट है, टाइम्स चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, ये चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस यही है। तो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सबके लिए है, कॉमन कर लिए। इसके लिए चार्ज है Q और डिस्टेंस कितना है 3। इसके लिए चले चार्ज है +Q, डिस्टेंस कितना है 5। इसके लिए चले चार्ज है -Q, डिस्टेंस है -3 नहीं बोलेंगे, यहाँ पर डिस्टेंस मत सोचिए कि -3 डिस्टेंस है, हम डिस्टेंस का बात कर रहे हैं, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, जस्ट मैग्नीट्यूड लेना होगा 3। और यहाँ पर जो है चार्ज है -Q, ये माइनस आया इसका चार्ज की वजह से, ये माइनस आया इस चार्ज के नेगेटिव चार्ज की वजह से, और ये डिस्टेंस जो है सो 5 है, -5 नहीं कहिएगा। सबको ऐड कीजिए, कितना आया 0, ये इसके साथ और ये इसके साथ कैंसिल आउट होकर 0 आ गया। तो पोटेंशियल यहाँ पर 0 है, तो वर्क डन कितना हुआ, वर्क डन हुआ 0। तो ये वर्क डन 0 जो है सो इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में हुआ। यदि सवाल में ये कहता है कि नहीं यहाँ पर कोई पॉइंट है, वहां से यहाँ तक लाने में कितना हुआ, तब हमें जो वर्क डन करना होता है वो लिखना पड़ता है चार्ज और जो पोटेंशियल में डिफरेंस आ रहा है, वही यहाँ पर भी है, पोटेंशियल में जो डिफरेंस आ रहा है। लेकिन इस केस में पोटेंशियल में यहाँ पर जो है ओरिजिन पर माइनस पोटेंशियल इन्फिनिटी पर है, और इन्फिनिटी का पोटेंशियल 0 होता है, तो यहाँ पर हमारा Q0 जस्ट Q0 टाइम्स V0 बन गया। तो इस केस में क्वेश्चन में थोड़ा सा कंसिस्टेंसी नहीं है कि यहाँ पर क्लियर करके नहीं बताया, हमने बताया कि ये Q0 को कहाँ से उठा के लाना है, इन्फिनिटी से लाना है तो इतना चार्ज है, लेकिन इसने कोई और दूसरा पॉइंट का नाम भी नहीं लिया है, तो इम्प्लिसिटली ये क्लियर हो जाता है कि ये इन्फिनिटी से ही लाना है। यदि इन्फिनिटी से यहाँ पर नहीं लिखा हुआ कि कहीं किसी और पॉइंट का नाम, तो इसको इन्फिनिटी से ही लाना है। तो इस तरह से आपका आंसर हो गया 0, और ये है ऑप्शन नंबर 1। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A gas mixture of 3 moles of diatomic gas and 5 moles of monoatomic gas is at a temperature T, considering only translational and rotational degree of freedom। मतलब क्या और भी डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है क्या? हाँ होता है ना, वाइब्रेशनल, वाइब्रेट कर सकता है ना। मान लीजिए ये 2 अकेला तो वाइब्रेट नहीं करेगा, ये 2 है इस तरह से, तो ये वाइब्रेट कर सकता है इस डायरेक्शन में, ये वाइब्रेट ऐसे कर सकता है। तो उस बोलता है उसे भूल जाओ वाइब्रेशन वगैरह, जस्ट ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। द वैल्यू ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ एट कांस्टेंट वॉल्यूम सीबी बताना है उस सिस्टम का, मिक्सचर का जो है सीबी बताना है। अब देखिए इसको कैसे बनाएं। एक तरीका तो ऐसे है कि आप जो है सो मिक्सचर का डिग्री ऑफ फ्रीडम बता दीजिए, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है मिक्सचर का।
डिग्री ऑफ फ्रीडम वो कितना होता है मिक्सचर का? मिक्सचर का होता है, मिक्सचर का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन गैस जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम F1 है, नंबर ऑफ मोल दूसरा गैस जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, और भी है तो ऐसे ऐड करते जाते हैं, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है मिक्सचर का। और यदि हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम पता चल जाए तो CV हम निकाल लेते हैं। CV कैसे कितना होता है? CV होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम बाय 2R। ये दो फार्मूला यदि आपको याद है तो ये तुरंत बन जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो देखिए यहाँ पर F निकाल के कितना आ रहा है, F आ रहा है N1 कितना है 3, F1 कितना है डिग्री ऑफ फ्रीडम, पहला गैस जो डायटोमिक है, डायटोमिक का F कितना होता है, ये 5 होता है, और मोनोएटॉमिक का F कितना होता है, F3 होता है। मोनोएटॉमिक एक अकेला पार्टिकल है, यहाँ पर अकेला है, तो ये क्या कर सकता है, केवल ट्रांसलेशन कर सकता है, XYZ डायरेक्शन में ट्रांसलेशन कर रहा है, X डायरेक्शन में, Y डायरेक्शन में, Z डायरेक्शन में ट्रांसलेशन कर रहा है, तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हुआ। यहाँ पर डायटोमिक जो गैस है वो ट्रांसलेशन तो करेगा ही, डायटोमिक गैस है, 2 इस तरह से गैस है, ये तो X एक्सिस में ट्रांसलेट कर सकता है, Y एक्सिस में, Z एक्सिस में ट्रांसलेट कर सकता है, तो 3 तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे ही, लेकिन इसके साथ में यहाँ पर रोटेशन भी कर सकता है। ये जो है सो सोचिए केवल इस डायरेक्शन में रोटेशन नहीं कर सकता, कैसे रोटेशन करेगा, लेकिन Z डायरेक्शन में ऐसे करके रोटेट करेगा, Y डायरेक्शन में भी वो रोटेट कर सकता है, केवल X डायरेक्शन में रोटेट नहीं करेगा, तो X डायरेक्शन के अबाउट रोटेट नहीं करेगा, Y डायरेक्शन के अबाउट रोटेट कर सकता है, ऐसे फ्लिप कर सकता है। इसको कैसे बताऊं मैं, देख जैसे मान लीजिए ये ऐसे बैठा हुआ है, ठीक है, तो इसको कैसे रोटेट करेगा, ये मान लीजिए हमारा Z डायरेक्शन है और ये हमारा X और ये Y है, तो ये क्या करेगा, ऐसे करके घूमेगा, इस प्लेन में घूम रहा है तो Z के अबाउट घूमने लगेगा। अच्छा ठीक है, Y के डायरेक्शन में कैसे ये रोटेट कर सकता है, ये फ्लिप करेगा, यहां से उठ के इधर से जाएगा, इधर से ऐसे फ्लिप करेगा, तो ये Y के अबाउट में घूम सकता है। तो यह इसको 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। X में कुछ नहीं कर, X के अबाउट कुछ नहीं कर सकता, यही कर सकता है X के अबाउट में कि ये जो है सो इधर से ऐसे चलेगा, लेकिन उसका जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही 0 है, इसलिए वो कोई भी का एनर्जी नहीं देगा, काइनेटिक एनर्जी उसका 0 हो जाएगा। तो इसका 2 ही डिग्री फ्रीडम होता है रोटेशनल, तो इसका 5 डिग्री फ्रीडम हुआ, तो वही लिख देते हैं, ये इसका 5 हो गया पहला का, और दूसरा जो है 5 मोल है जो मोनोएटॉमिक गैस है, उसका नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम जो 3 है, यहाँ नंबर ऑफ मोल ऐड कीजिए, 3 + 5, ये कितना आ गया 15 15 30 बाय 8, 15/4। CV कितना आ गया, F/2, F है 15/4 by 2 R, 15/8 R, ये आ गया आपका CV 15/8 R, ऑप्शन नंबर 3। तो यदि आपको ये फार्मूला पता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम एक मिक्सचर का कितना होता है, और CV का फार्मूला ये CV जो है सो F/2R होता है, तो आप इसको ऐसे बना सकते हो। और यदि ये नहीं पता है तो आपको दूसरा तरीका जो बनाना होगा उसमें ये सारे कैलकुलेशंस आ जाएंगे। मेथड 2 देखिए क्या करते हैं, हमारे पास कोई गैस है, अब उस गैस में N मान लीजिए हमारे पास N1 मोल्स है ना, तो कितना मोलेकुल्स हुआ है, N1 टाइम्स Na, इतना मोलेकुल्स हो गया। Na जो है ऑर्डर नंबर है, एक मोल में Na मोलिकुल्स होते हैं, तो N1 मोल में N1 टाइम्स Na मोलिकुल्स हो गए। एनर्जी कितना हो गया उस गैस का, एनर्जी में जो है इक्विपार्टीशन थ्योरम से हमें पता है, इक्विपार्टीशन थ्योरम कहता है कि फॉर ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम एनर्जी होता है ½ kBT फॉर ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो 1 डिग्री के लिए हो गया ½ kBT, kB जो है बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, और यदि kB को हम मल्टीप्लाई कर दें Na से तो ये R हो जाता है, मोलर गैस कांस्टेंट, ये याद रखने का। ये बोल्ट्जमान कांस्टेंट को यदि एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो R आ जाएगा, मोलर गैस कांस्टेंट। तो इतना आ गया 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए। इस गैस का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है मान लेते हैं F है, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इतना हो गया, टोटल इतना एनर्जी हो गया 1 मोल का, 1 मोलेकुल का, मोल का नहीं, और टोटल मोल कितना है
N1 टाइम्स Na, तो ये टोटल एनर्जी हो गया। देखिए फिर से इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। 1 डिग्री फ्रीडम के लिए एनर्जी कितना है, हाफ के BT अकॉर्डिंग टू इक्विपार्टीशन थ्योरम। यदि उस गैस का जो मॉलिक्यूल है उसका डिग्री फ्रीडम F है, तो F डिग्री फ्रीडम के लिए कितना एनर्जी हुआ, F से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये तो एक मॉलिक्यूल का हो गया। और यदि उसमें टोटल कितने मॉलिक्यूल्स हैं, N1 टाइम्स Na, तो टोटल जो गैस है उसका एनर्जी हो गया इतना। अब Kb को Na के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, वो हो गया RT F टाइम्स Na। ओके, तो ये एनर्जी आ गया पहला सिस्टम का, राइट। तो दूसरा का, इसमें तो मिक्सचर है ना, तो इधर तो एक ही लिखे थे, यहाँ पर लिख देते हैं वैसे ही, हाफ RT F, इसको F1 कह देते हैं पहला का, F2 N2, हाफ RT F2 N2। तो ये टोटल एनर्जी आ गया RT/2 F1 N1 प्लस F2 N2। CV कितना होगा, CV होता है 1/n du/dt, ऐसे डिफाइन करते हैं CV को ना, कांस्टेंट प्रेशर पर जो एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी U, उसको डिफरेंशिएट करते हैं टेम्परेचर रेस्पेक्ट में और डिवाइड करते हैं n से, नंबर ऑफ मोल से। तो इस केस में जो है नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 1/n1 प्लस n2। ये जो गैस हम देख रहे हैं मिक्सचर, उसमें इतना मोल है, और इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, तो टाइम चला गया, बाकी सारी चीजें बच गया, F1 N1 प्लस F2 N2। ये हो गया आपका CV। सबका वैल्यू रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये एक्जैक्टली सेम है, देख लीजिए यहाँ से, यहाँ अलग अलग करके निकाले थे, ये F निकाले थे, और यहाँ पर जो है F कहाँ का वैल्यू कहाँ रखे, ये जो है सो F का वैल्यू है F टाइम्स 1/2 टाइम्स R। ये टोटल मिला के F है। ये जो दिख रहा है यहाँ पर, ये मिक्सचर का F है, यही पहले निकाले थे, R/2 टाइम्स F। अब भी वैसे निकाल लेंगे तो सेम वैल्यू आएगा, R/2 टाइम्स F का वैल्यू देखिए यहाँ पर 3 टाइम्स 5 प्लस 5 टाइम्स 3, 3 प्लस 5, 15/8। हाँ, ऐसे निकाल सकते हैं। तो इतना करने की जरूरत नहीं, आपको याद रखना है ये फार्मूला, ताकि आप जल्दी से जल्दी एग्जाम में बना सकते हैं। ये जो मिक्सचर का डिग्री ऑफ फ्रीडम है, वो उसका मोल और इंडिविजुअल जो गैस है उसका डिग्री फ्रीडम को मल्टीप्लाई करते हैं, जितना भी है, 2 है, 3 है, 4 है, सबको मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे में सारे नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे ले लेते हैं, और CV = F/2R होता है, तो इससे तुरंत बन जाएगा। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा गलती किया कि ये 5m नहीं होकर 4m होगा। और ठीक, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक वेज है, ये मान लीजिए हमारे पास रास्ता है ऐसे, और एक वेज है ऐसे, किसी दूसरा स्टेप का भी हो सकता है, लेकिन एक तरफ तो ये ऐसा रहना ही है। लाइज ऑन द ग्राउंड राइट टू द वेज, इस तरफ जो है सो फ्रिक्शनलेस है, एंड लेफ्ट इज फ्रिक्शनल, इधर जो है सो फ्रिक्शन है, और इधर जो है सो फ्रिक्शन नहीं है, यहां तक फ्रिक्शन नहीं है, यहां भी फ्रिक्शन नहीं है। ये स्फीयर ऑफ मास m, ये देखिए ये स्फीयर है, ये मास m जो है, एंड रेडियस r रोल्स विदाउट स्लीपिंग, ये इधर चल रहा है और इसका स्पीड दे दिया भी यहाँ पर, और रोल कर रहा है और आगे बढ़ रहा है, और विदाउट स्लीपिंग है, तो इसका मतलब है v = ωr वैलिड हो गया। ये प्योर रोलिंग हो गया, प्योर रोलिंग का मतलब विदाउट स्लीपिंग, स्लीप नहीं कर रहा। द स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द स्फीयर ऑन द ग्राउंड इज v, ये भी है। द साइड ऑफ द वेज ऑन विच स्फीयर क्लाइम्स मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, ये थीटा एंगल बना रहा है। द मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्फीयर ऑन द वेज, इस वेज पर जो है सो चढ़ेगा तो कितना दूर तक जाएगा, ये बताना है। यहाँ पर मैंने 5m लिख दिया था, क्योंकि फाइनली अपना जो कैलकुलेशन कर रहे थे तो m और ये दोनों का मास का सम जो है सो 5m आया था, तो मैंने ये मिस्टेक्स का 5m लिख दिया था, ये एक्चुअली 4m होगा। ओके, इसको बनाना है। देखिए क्या होता है, ये इधर से चल रहा है, इस पर चलने के बाद में इस पर चढ़ने लगा। अब ये चढ़ने लगेगा तो क्या होगा, इसका स्पीड कम होगा।
और ये फ्रिक्शन लेस है, ये फ्रिक्शन लेस है तो ये फिक्स्ड नहीं है, तो क्या होगा, ये आगे ये खुद मूव करने लगेगा, जैसे इसके ऊपर ये चढ़ेगा ये मूव करने लगेगा इधर। क्या स्पीड होगा उसका, कुछ स्पीड होगा। तो यहां पर हमें कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम लगा के उसका स्पीड पता करना है, और उसके बाद में चढ़ने लगेगा, चढ़ते चढ़ते जो है सो ये कुछ डिस्टेंस जाएगा और रुक जाएगा एक जगह, फाइनली जो यहां पर आया और ये रुक गया, भी जीरो हो गया, मतलब ओमेगा भी जीरो हो गया, आगे नहीं बढ़ रहा है तो ये घूम भी नहीं रहा है, भी जीरो तो ट्रांसलेशनल खत्म हो गया, आगे नहीं बढ़ रहा है, ये ओमेगा भी जीरो हो गया, हमने रोटेट भी नहीं कर रहा है, एकदम साइलेंटली वहां पर आके चुपचाप बैठ गया, उसके बाद फिर नीचे उतरेगा। लेकिन जब यहाँ पर बैठ गया है उस टाइम को हम देख रहे हैं, टाइम t इक्वल टू t नॉट, और इस टाइम को देख रहे हैं t इक्वल टू 0, जब ये यहां पर है। तब हम कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम लगाते हैं ये दोनों टाइम के बीच में, कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम t इक्वल टू 0 पर एंड t इक्वल टू t नॉट पर, जब ये सबसे हाईएस्ट यहां पर आकर बैठा हुआ है, इस डिस्टेंस h पर आकर बैठा हुआ है, तो यहां पर जो है इसका मोमेंटम कितना है, शुरू में m भी है, यहां पर आपका इस पर चढ़ गया तो ये आगे मूव करने लगा, मान लेते हैं कैपिटल V से मूव करने लगा, तो इसका मोमेंटम क्या हो गया, ये तो रुक गया ना, ये इसके रेस्पेक्ट में, इस वेज के रेस्पेक्ट में तो रुका हुआ है, लेकिन वेज मूव कर रहा है, इस वजह से ये भी मूव कर रहा है, तो वेज और ये मास स्फीयर दोनों साथ साथ मूव कर रहा है सेम स्पीड v से, तो बाद में ये दोनों का मास एक m हुआ और एक कैपिटल M, अभी कैपिटल M ले लेते हैं, बाद में 4m बैठा देंगे, ये इसका मोमेंटम है। तो शुरू में मोमेंटम t इक्वल टू 0 पर कितना है, m भी, और बाद में मोमेंटम कितना है, जब यहां पर आ गया, एकदम टॉप पर आ गया और रुक गया है वेज के रेस्पेक्ट में, तो उस केस में यहां पर तो रुक गया वेज के रेस्पेक्ट में, लेकिन वेज चल रहा है तो ये भी चल रहा है, दोनों साथ में चल रहा है, और दो मान लेते हैं उसका स्पीड जो है सो भी है, वेज का भी है तो इसका भी है, तो यहां पर मोमेंटम कितना हो गया, m प्लस कैपिटल M भी, तो यहां से हमें पता चल गया m भी बाय, अब तक देते हैं वैल्यू m प्लस 4m कितना आ गया, v बाय 5, इतना हमें वेज का वेलोसिटी मिल गया। अब कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी लगा लेते हैं, हमें हाइट पता करना है, कहां तक जाना है, हाइट नहीं पता करना है, डिस्टेंस पता करना है, हाइट पता होगा तो डिस्टेंस भी पता हो जाएगा, देखिए ऐसे, यदि ये हाइट में पता होगा तो ये डिस्टेंस पता हो जाएगा, क्योंकि एंगल में पता है साइन थीटा इक्वल टू h बाई एस, तो s में पता चल जाएगा h बाई साइन थीटा, तो हमें जस्ट h पता करना है। तो कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम लगा दिए, अब हम जो है सो एनर्जी लगाते हैं, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, यहां पर जो एनर्जी है और जो एनर्जी वहां पर है, t इक्वल टू 0 पर और t इक्वल टू t नॉट पर, एनर्जी लॉस नहीं हुआ, इधर तो फ्रिक्शन है नहीं, ये स्लाइड कर रहा है, ये जब स्लाइड कर रहा है तो एनर्जी लॉस नहीं होगा, फ्रिक्शन लेस पर स्लाइड कर रहा है तो एनर्जी लॉस नहीं होगा, और ये तो प्योर रोलिंग में है, ये स्लाइड कर ही नहीं रहा तो यहाँ भी एनर्जी लॉस नहीं होगा। तो शुरू में कितना एनर्जी है, शुरू में जो भी एनर्जी है केवल इस स्फीयर का एनर्जी है, एनर्जी जो भी है वो स्फीयर का है, और बाद में एनर्जी जो है वो किसका है, वो जो है स्फीयर प्लस वेज दोनों का, एक साथ में दोनों मूव कर रहा है उसकी वजह से है केवल। तो स्फीयर का एनर्जी कितना है, इसके पास दो एनर्जी है, राइट, एक तो ये रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस के अबाउट में, और दूसरा ये मूव भी कर रहा है, तो इसको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी है और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी है। तो दोनों को यदि लिखना होता है तो हम कैसे लिखते हैं, हम सिंपली लिख देते हैं हाफ mv स्क्वायर 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर, ये आपको याद रखना चाहिए, ये टोटल एनर्जी है, रोटेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी। कैसे आता है यहाँ पर देख लीजिए, ये तो काइनेटिक एनर्जी हो गया ट्रांसलेशनल, और रोटेशनल क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, राइट। अब ओमेगा को लिख सकते हैं v बाय आर, क्योंकि प्योर रोलिंग है, v इक्वल टू ओमेगा आर, तो ओमेगा इक्वल टू v बाय आर प्योर रोलिंग के लिए। यदि प्योर रोलिंग नहीं रहेगा तो ये नहीं लिख सकते। अब यहां से जो कॉमन करने का है, हाफ mv स्क्वायर कॉमन कर ली, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा i और यहाँ बचा m बाय एम आर स्क्वायर। ये आपको याद रखना है कि जो टोटल एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है, रोटेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी, वो होता है हाफ mv स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर। आई जो है सो मोमेंट एनर्जी है, ठीक है। ये शुरू में इतना एनर्जी था, बाद में एनर्जी कितना है, रोटेशनल
वो तो खत्म हो गया, नहीं है, वो रोटेट नहीं कर रहा है, ये तो आके यहाँ पर बैठ गया। काइनेटिक एनर्जी, अब दोनों साथ में मूव कर रहे हैं ना, ट्रांसलेशनल जो है, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल 0, ट्रांसलेशनल हाफ, स्मॉल m और कैपिटल M, ये दोनों एक ही स्पीड से जा रहे हैं। वो कौन सा स्पीड है? बड़ा वाला स्पीड से, दोनों राइट साइड जा रहे हैं इस स्पीड से। हाफ m प्लस 4m, ये हो गया 5m, और v का वैल्यू कितना निकाले थे? v/5 इसका स्क्वायर कितना आ गया? ये आ गया, एक 5 चला गया तो m v²/10, सही है। एक 5 चला गया और इधर हो गया m v²/10, ठीक है। और इधर है हाफ m v² 1 प्लस i/mr²। और भूल गए एक चीज, यहाँ पर जो है सो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी भी है ना, पोटेंशियल एनर्जी mgh, केवल स्मॉल m का mgh, तीनों जगह से m खत्म। इसका वैल्यू रख देते हैं i का v²/2 1 प्लस i का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस स्फीयर का जिसके अबाउट वो रोटेट कर रहा है, अपना डायमीटर के अबाउट वो रोटेट कर रहा है, वो कितना होता है? वो होता है 2/5 mr²। और ये हो गया इधर v²/10 प्लस gh, mr² खत्म हो गया, ये कितना आया? 7/5 इक्वल टू v²/10 प्लस gh। gh कितना आ गया? सिंप्लीफाई कीजिए इसको, 7 v²/10 माइनस v²/10, 6 v²/10 मतलब 3 v²/5, तो h कितना हो गया? ये नीचे g आ गया, ये h का वैल्यू आ गया। h निकल आया तो यहां से जैसे बताए थे इधर कहीं s = h/s sin थीटा है, तो जो डिस्टेंस टेबल किया ऑन द वेज वो है h/sin थीटा 3v²/5g sin थीटा। ये हो गया आपका आंसर, 3v²/5g sin थीटा, सही है, 3v²/5g sin थीटा, ऑप्शन नंबर 2। तो ये था ये क्वेश्चन। तो देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है, इधर से मूव कर रहा है, प्योरली रोलिंग मोशन है, मतलब कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक है, और v = लगा सकते हैं क्योंकि प्योर रोलिंग है, इसमें स्लीपिंग नहीं है। और लेकिन ये वेज ऐसा है जो फिक्स नहीं है, तो इस पर जैसे ये चढ़ेगा ये मूव करने लगेगा क्योंकि उसे मोमेंटम कंजर्व रखना है। यहाँ पर इसका वेलोसिटी कम हो रहा है एक्स एक्सिस में, क्योंकि इधर इसका कंपोनेंट जो एक्स एक्सिस में जो है v cos अल्फा होगा, जो कि v से कम हो गया है, तो जो कम हुआ है वो मैनेज करेगा क्योंकि मोमेंटम को कंजर्व रखना है। तो ये मूव कर रहा है और ये आगे चलते चलते कहीं पर जाकर रुक गया। जैसे ही इसका आगे बढ़ना रुक गया, ओमेगा भी 0 हो गया, मतलब ये रोटेट भी नहीं कर रहा और मूव भी नहीं कर रहा। ये वेज के रेस्पेक्ट में ये जो है सो चुपचाप बैठ गया। यहाँ पर कोई आदमी खड़ा रहेगा तो देखेगा चुपचाप बैठ गया, लेकिन ये मूव कर रहा है तो ये भी साथ में मूव कर रहा है। तो यहाँ पर हम पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएं इस सिचुएशन के लिए जब ये यहाँ पर है t = 0 पर, और इस सिचुएशन के लिए जब t = t0 पर ये यहाँ पर आके चुपचाप बैठ गया वेज के रेस्पेक्ट में। तो एम भी यहाँ पर जो है सो मोमेंटम कितना है, इसका है m कैपिटल M भी, इसका भी है, इसके साथ मूव कर रहा है तो स्मॉल m भी, दोनों को ऐड कर दिए और तब हमें ये वेलोसिटी मिल गया वेज का। और फिर हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया, यहाँ पर जितना भी एनर्जी था उतना ही एनर्जी बाद में भी रहेगा क्योंकि कोई लॉस नहीं हो रहा है एनर्जी का। तो यहाँ पे एनर्जी था यार तो रोटेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी जो इतना होता है, और इस केस में ये दोनों ही साथ में मूव कर रहे हैं, वो एनर्जी है। और ये कुछ ऊंचाई चढ़ लिया, हाइट चढ़ लिया, तो उसके पास उसने कुछ एनर्जी भी गेन कर लिया, पोटेंशियल एनर्जी गेन कर लिया, तो वो दोनों को ऐड कर दिए और इसको सिंप्लीफाई किए और हमें वैल्यू आ गया हाइट का। और हाइट का वैल्यू आ गया तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है ये यहाँ पर s वो भी पता चल गया, s = h/sin थीटा, ये h/sin थीटा। तो ये था ये क्वेश्चन। दूसरे टेस्ट का भी सॉल्यूशन जल्दी आएगा।
आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि, और बेल आइकन दबाइए तो आपको नोटिफिकेशन आएगा। यदि कोई डाउट हो, समझने में दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और इसे लाइक कीजिए वीडियो को यदि आपको पसंद आता है तो। थैंक यू।